Hello, Assalamualaikum friends. I am Hussein Laghari, and today we are here for your biology class. It's 15th class, and Miss Aisha is here. She has to deliver a lecture. I would like to ask Miss Aisha to start her lecture. Yes, sir. Assalamu alaikum, everyone. Hope you're all fine and doing well. So, today is our 15th class, in which we are going to discuss about the bioenergetics and the main processes that occurs in plants and all the living organisms, uh, that are photosynthesis as well as cellular respiration. So, without wasting our time, let's just get started. Okay, next slide, please. Okay, so in the bioenergetics, we will discuss about photosynthesis and cellular respiration in detail, all the processes, all the reactions that are occurring in these. Inshallah, we will discuss furthermore. Firstly, we will discuss about photosynthesis, and then in the next class, we will discuss in detail about cellular respiration. Okay, next. Uh, Sorry, sir, can you please move to the previous slide, please? Okay, thank you. So here, before starting the lecture, let me just give a very, little introduction of photosynthesis and cellular respiration. You can see here the two processes which are most, important to all the living organisms, especially is in plants, are photosynthesis as well as cellular respiration. Photosynthesis and cellular respiration दोनों के दोनों जो है वो सेल के अंदर होते हैं दैट इन यूकैरियोटिक सेल पॉसिबली मेजॉरिटी, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ऑल द ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए उसके अंदर ये वाले सेल्स या ये वाला प्रोसीजर ज्यादा है. अच्छा, फोटोसिंथेसिस की जहां तक बात की जाए तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनल मौजूद होता है दैट इज known as chloroplast. The chloroplast is basically the organelle that in which the procedure of photosynthesis occur. तो फोटोसिंथेसिस का पूरा जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा जिस जगह में होता है उस जगह को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल. Other than this, another very important organelle is mitochondria. The mitochondria is also called the powerhouse of cell. We have discussed these all the main organelles of a eukaryotic cell in the previous class, I think in fourth chapter of the class first year. तो फर्दरमोर हम यही की बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेन प्रोसेस होता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. और सिंपली क्या होता है, दोनों ही एक साइक्लिक मैनर में काम कर रहे हैं. सिंपली यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, एक बहुत छोटी सी एक साइक्लिक मैनर में यहाँ पर बहुत क्लियर कट बताया गया है कि दोनों ही प्रोसीजर होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है. मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर से फर्दर मोड जाके सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से देन फोटोसिंथेसिस होती है. तो दोनों एक साइक्लिक मैनर में काम कर रहे हैं दोनों प्रोसेस. पहले हम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल when the light energy got stuck to the chloroplast, जब तो यहाँ पर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, ये दोनों के दोनों यूं समझ ले कि वो है रिएक्टेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में फर्दर रिएक्ट करने वाले हैं. और दोनों के दोनों प्लांट्स के अंदर नॉर्मली मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड वाटर भी एज वेल. तो दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं, और जैसे ही सनलाइट इस पर जो है ना पड़ती है तो उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होके और उसके बाद दो चीजें बनाता है, मतलब दो बाय प्रोडक्ट्स हैं. आप शुगर और अनदर वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आप कह सकते हो कि वेस्ट है, यानी सेल को ऑक्सीजन की सॉरी प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. तो प्लांट्स वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं बिकॉज दे डोंट नीड ऑक्सीजन. इसलिए जो मेन चीज है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में बन रही है वो शुगर है. फर्दर क्या होता है, जब शुगर फोटोसिंथेसिस के जरिए बन जाती है, वही शुगर आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है वहां पर इस शुगर को तोड़कर एटीपीज बनाए जाते हैं. और मैंने आपको शायद हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है
ऐसे समझ ले कि हमारे जिस तरह यहाँ पर वापडा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एज इट इज ऐसे ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक यू सेंटर समझ लें, और ये एनर्जी सेल को किस उस पर प्रोवाइड करता है, एटीपी के उस पर प्रोवाइड करता है। एटीपी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, आप यूँ समझ लें कि पावरफुल मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर जो है ना एनर्जी बंद होती है या स्टोर हुई भी होती है एटीपी के मॉलिक्यूल्स में। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को फिर फर्दर सेल इस्तेमाल करके अपने फर्दर कामों के लिए आगे इस्तेमाल करता है सेल। तो एटीपी जो है वो शुगर के टूटने से बने हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फिर दोबारा, मतलब शुगर जब टूटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना उसका प्रोडक्ट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में शुगर बनती है। तो एक साइक्लिक मैनर में, यानी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है सेलुलर रेस्पिरेशन पे, सेलुलर रेस्पिरेशन डिपेंड कर रहा है फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में शुगर बनेगी तभी वो सेलुलर रेस्पिरेशन में जाके ब्रेक डाउन होगी। तो दोनों प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे समझिए लाइफ फंक्शनिंग प्रोसेसेस हैं जो आधे से ज्यादा लाइफ के फंक्शंस करवा रहे हैं, स्पेशली इन प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हमारे अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब मूव करते हैं फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, let us first talk about the energy. What is energy basically? Energy is the ability to do work. We need energy for any work, any kind of work, चाहे वो फिर हमारा सेल हो, सेल की कोई एक्टिविटीज हो, एनी अदर एक्टिविटीज हो, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी अगर हम फर्दर चीज कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क। अब बात करते हैं कि अगर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, आपको पता है अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो यकीनन उसकी बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फंक्शंस और बहुत कुछ हो रहा है। तो हमें हमारी हर एक्टिविटी को साथ लेके चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी पे डिपेंड करते हैं अपने किसी भी काम के लिए। अब एनर्जी जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, कुछ लाइट एनर्जी है, कुछ हीट एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कुछ साउंड एनर्जी है। तो ये सारी है, तो सभी एनर्जी पर अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी की। एनर्जी जो है वो सिंपली केमिकल कंपाउंड में चेंज होकर स्टोर की जा सकती है। जैसे एक बहुत सिंपल सी हम मिसाल लेते हैं कि द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। बेसिकली सनलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमें हमारी पूरी अर्थ पे जो नेचुरल हमें एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट से मिल रही है। और जैसे सनलाइट से एनर्जी या सनलाइट सॉरी सन से जब सनलाइट हमारी अर्थ पर पड़ती है तो उस हीट एनर्जी से हम अपने फर्दर मोर सारी एक्टिविटीज करते हैं। पूरी दुनिया का जो निजाम चल रहा है ना वो इसी से चल रहा है। तो अब एनर्जी हर एक फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी से। हम उस एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सनलाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी को आप डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली। तो एनर्जी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बायो एनर्जेटिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, वो है ही यही। बायो एनर्जेटिक्स इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब सूरज से आने वाली एनर्जी का जब दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाना। जैसे सूरज से आने वाली जो हीट एनर्जी है उसका केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाना, दिस इज व्हाट वी कॉल बायो एनर्जेटिक्स। Okay, here we have a question. Okay, if plants only generate glucose in photosynthesis, then in other bio compounds like protein, vitamins, minerals, where this comes from? Okay, Shadia, you can ask every question here. We will definitely discuss them in the last. Let me continue my lecture. इंशाल्लाह आप जो जो क्वेश्चन है ना आप फर्दर इसको चैट पे करते रहें, हम इसको फिर डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, okay, so we were discussing about bioenergetics, so simply the conversion of energy into different forms. So this is what we call bioenergetics. Okay, next.
All right, thank you. Okay, now let us talk about ATP. It is one of the most, important molecule of a cell of animal or plant cell, जो भी हो उस cell का जो most important है, जो कि energy storage molecule है, वो ATP है. ATP is the इसकी full form है adenosine triphosphate. तो इसको हम energy cell की energy currency भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम आ रहा है. सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है. और यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट में क्या ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटीपी. तो एनर्जी जो है वो एटीपी की केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर हो रही है. एटीपी में एटीपी मींस इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज एडेनाइन. शुगर इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, राइबोस. और जो इसमें फॉस्फेट पाए जा रहे हैं वो 3 फॉस्फेट के जो है ना ग्रुप्स पाए जा रहे हैं. इन चीजों का हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करके आए थे कि एटीपी इज न्यूक्लिक एसिड. और कौन सा न्यूक्लिक एसिड है एटीपी, मोनो न्यूक्लिक एसिड है एटीपी. मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो है ना न्यूक्लिक एसिड. आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा 4th बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. और उन 4 में जो 4th न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट से मिलकर बना है. उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में भी कैटेगरीज आती हैं. कुछ एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, कुछ 2, कुछ बहुत ज्यादा. तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. इट इज मोनोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली. ओके, अब बात करते हैं एटीपी बेसिकली क्या है. सिंपल एक एनर्जी करेंसी है ऑफ सेल है. एडेनाइन इसमें बेस पाई जा रही है, राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप है. ओके, नेक्स्ट. एटीपी की अगर फर्दर बात कर रहे हैं तो एटीपी क्या करता है. सिंपली एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द केमिकल बॉन्ड इन एटीपी आर ब्रोकन डाउन. ऑफ कोर्स ये तो एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि जब भी कोई चीज मिलकर बनेगी तो उसके अंदर हमेशा एनर्जी स्टोर होगी, और जब भी कोई चीज टूटेगी तो उसमें से एनर्जी हमेशा रिलीज होगी. तो एटीपी के अंदर मौजूद जो एनर्जी है वो कब रिलीज होती है, जब एटीपी का पूरा केमिकल बॉन्ड उसमें टूटता है. तो उसके नतीजे में एनर्जी जो उसके अंदर जमा हुई है ना वो रिलीज हो जाती है, ठीक है. आप कह सकते हैं कि एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स विद द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इनटू एडीपी एंड एएमपी. मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा कि एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है. जब भी कभी तीनों फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट के ग्रुप को या एक फॉस्फेट को अगर हटा दिया जाए तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है. तो आप कह सकते हो कि एटीपी जब, और आपको पता है 3 फॉस्फेट होंगे, जब एक फॉस्फेट निकल गया तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 2 फॉस्फेट बच गए. तो एटीपी तब्दील हो गया, इसका मतलब एडीपी में. एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट. तो डाई मीन्स 2 फॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट. तो जब एटीपी था, जब 3 फॉस्फेट थे उस वक्त एनर्जी उसमें जमा थी. इसी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उस तीनों फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को निकालना पड़ा. जब एक फॉस्फेट अलग हो गया है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई है और वो एटीपी तब्दील हो गया अब एडीपी में या एएमपी में. एएमपी हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जिसमें हो. एडीपी हम कहते हैं डाइफॉस्फेट जिसमें 2 फॉस्फेट हो. और एटीपी हम कहते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप वाला मॉलिक्यूल. The energy released by breaking down ATP can be used for processes such as, मतलब जो the energy released by breaking down ATP can be used for processes such as ये जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के टूटने की वजह से, उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं. हम प्लांट्स क्या करते हैं बेसिकली, हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, प्लांट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम सिंपली कह सकते हैं कि the transportation of ions and the pumping of ions around the cell membrane of cell membrane में से किसी भी आइंस का या किसी भी चीज का आना और जाना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़े, इस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एटीपी का क्या काम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है एज वेल एज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सिर्फ एटीपी ही करवाता है. ओके, नेक्स्ट. ओके,
अब बात करते हैं कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफ है या कोई हेटरोट्रॉफ हो सकता है। ऑटोट्रॉफ इज a very common mode of nutrition that are found in plants. It is basically the organisms that make their own food are called autotrophs, and the nutrition is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफ्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सिंपली क्या होता है, जैसे सूरज प्लांट से स्पेशली वो लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी हमें मिल रही है सूरज से, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी में यानी फूड में। तो इसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हो गए। हेटरोट्रॉफ हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स दैट विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम, मतलब किसी भी और जानदार से या किसी भी और से फूड हासिल करना और उस फूड में से एनर्जी हासिल करना। इस किस्म की न्यूट्रिशन को आप कह सकते हो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस किस्म के जानदार को हम कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स। ये सिंपली क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स कभी भी सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये इतने कैपेबल नहीं है। They must consume other organisms either by ingesting eat them or decomposing them। यानी हेटरोट्रॉफिक वो होंगे जो किसी और से खाना हासिल करेंगे, बेशक वो किसी और को खा रहे हैं या किसी और को डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे हमने फंजाई के बारे में अभी पढ़ा था, किंगडम फंजाई में फंजाई क्या करते हैं, फंजाई डिकम्पोज ही करके खाते हैं। लेकिन फंजाई को हम हेटरोट्रॉफ क्यों कह रहे हैं, बेशक वो हेटरोट्रॉफ है, किसी और से खा रहा है खाना, लेकिन डिकम्पोज कर रहा है, किसी और को तोड़ रहा है। तो इस किस्म की, यानी आप बस खुद से नहीं बनाए खाना, किसी भी और चीज से, किसी भी तरीके कार से अगर आप फूड हासिल कर रहे हैं, यू कैन वेरी simply say that this is heterotrophic nutrition and the organism will be called heterotroph, और heterotrophs तमाम एनिमल्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, now let us talk about the photosynthesis, which is one of the most important process occurs in plant. Photosynthesis is basically the process whereby plants use the energy of sunlight to convert water and carbon dioxide into oxygen and high energy carbohydrate। Means photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सूरज की रोशनी से आने वाली एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, उसको उसको कन्वर्ट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी, और मतलब मींस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स के अंदर पहले से मौजूद है, जब सूरज की रोशनी प्लांट पे पड़ती है तो वो सूरज की रोशनी की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील कर देता है ऑक्सीजन में और हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में। आपको पता है हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं शुगर, यानी ग्लूकोज को हम कहते हैं C6H12O6, जिस उसका फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जो है ना वो हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, और जब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तब हमने शायद ग्लूकोज को डिटेल डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, यानी एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो ओके, अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर इक्वेशन है सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तब्दील हो जाता है शुगर में और ऑक्सीजन में। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, क्योंकि उनका होना ही तो तब्दील करेगा उनको शुगर में। पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए इनके अलावा जो दूसरी चीजें चाहिए वो दो है। एक तो लाइट चाहिए यानी सूरज की रोशनी, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल के बारे में भी हम डिस्कस किया है कि क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, और यू कैन से कि क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट जो है ना अपना खाना खुद से बना लेते हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और सॉरी क्लोरोफिल और जो है ना लाइट दोनों बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। ओके नेक्स्ट, ओके you can here see the equation of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और छह ही मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं वाटर के H2O के। तब जाकर लाइट एनर्जी में और क्लोरोफिल की मदद से तब्दील किया जाता है इन दोनों को ग्लूकोज में और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। यानी ये क्वांटिटी है, आप यूं नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हो जाएगा, नहीं।
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दोनों चीजें 6 चाहिए, मतलब वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट चाहिए, पिगमेंट्स चाहिए, इसके अलावा एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड चाहिए जो कि एटीपी है, आपको पता है सिंपली। तो एटीपी की मदद से ही तो आगे का काम चलेगा, इसलिए एटीपी तो एनी हाउ चाहिए। सूरज की रोशनी इस चीज को फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर जो है वो सनलाइट की मदद से होगा। सनलाइट तो एनी हाउ चाहिए, और पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल वो भी बहुत जरूरी है इसके लिए। ओके नेक्स्ट। ओके, पहले हम बात करते हैं लाइट की। देखिए, लाइट ट्रेवल टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है, लाइट है जो अर्थ पर पड़ रही है, वो सूरज की रोशनी से आने वाली, यानी लाइट जो है ना वो सूरज की रोशनी की शक्ल में अर्थ पर पड़ती है। वी परसीव सनलाइट एज व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब हमें, मतलब सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो व्हाइट लाइट की शक्ल में नजर आती है। स्पेशली अगर हम उसके अंदर लाइट की मौजूदगी की बात करें तो लाइट जो है, बहुत सारी लाइट्स हैं जिसमें बहुत सारी, यूं समझने के वेवलेंथ मौजूद है। वेवलेंथ बोलते हैं, आपने फिजिक्स में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा होगा। वो जो वेव्स की शक्ल में जो लाइट आ रही होती है, उन दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस, आई थिंक उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ आप कह सकते हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर विजिबल टू अस आर नोन एज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। यानी वेवलेंथ, ऐसी लाइट का वेवलेंथ जो कि हम क्लियरली विजिबली देख सकते हैं, उसको हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं कुछ पिगमेंट्स की ना। देखिए, पिगमेंट्स आर लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल दैट हेल्प प्लांट्स गैदर द सन्स एनर्जी। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि पिगमेंट्स जो है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। जो मेन पिगमेंट है ना जो प्लांट में पाया जाता है, वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बट लेकिन ये रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करता है? ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये रेड और ब्लू लाइट की वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर रहा है, पर रिफ्लेक्ट जो करता है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है। जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट जो लाइट होगी वो ग्रीन होगी, इसलिए प्लांट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं, मतलब प्लांट्स ग्रीन होते हैं। व्हेन द पिगमेंट्स absorb light, they are also absorbing the energy in that light, producing more energy of the cell। मतलब सूरज की रोशनी से जाहिर है लाइट एनर्जी मिल रही है, और लाइट एनर्जी में एनर्जी तो है, लाइट तो है ऑफ कोर्स, लेकिन लाइट के साथ साथ एनर्जी भी मौजूद है। तो ये पिगमेंट्स जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे ना सिर्फ इनको लाइट मिलती है बल्कि एनर्जी भी मिलती है, जिससे फर्दर मोर काम करते हैं सेल्स की। ओके नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि बहुत अहम रोल अदा करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता ही यहाँ पे है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, शायद पहले भी डिस्कस किया है डिटेल, अब दोबारा कहते हैं। इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर पूरे क्लोरोप्लास्ट में एक यू यू समझ लें कि लिपिड्स, शुगर, प्रोटीन, इनका एक फ्लूइड सा पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के नीचे लिखा हुआ भी है एक्यूअस स्पेस, मतलब थोड़ी पानी जैसा फ्लूइड सा पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, देखें ये ग्रीन ग्रीन से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं। इन बहुत सारों की बात नहीं कर रही मैं, इस एक को, यानी इन ग्रीन ग्रीन जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इस एक एक को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड इस तरीके से, जैसे आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लग कर एक एक ग्रुप बना ले, मतलब बहुत ज्यादा थाइलाकॉइड जब एक जगह जमा हो जाए ना, तो वो बना लेते हैं ग्रेनम। ग्रेनम हम कहते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब थाइलाकॉइड का आ, हम आम जबान में गुच्छा कह लें कि बहुत सारे थाइलाकॉइड जब आपस में लग जाते हैं तो ग्रेना बना लेते हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में कितने सारे ग्रेना मौजूद है। ओके नेक्स्ट।
ओके, अब बात करते हैं हम लाइट एनर्जी की और सॉरी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की ये कहाँ से आ गया और ये क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है प्लांट शुगर बना रहा है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है। लेकिन उसको बनाने के लिए भी दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि आप इस तरफ देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्या होता है, आप क्लियरली इसमें बिल्कुल क्लियर एक तरीके का दिखाया गया है कि हाउ फोटोसिंथेसिस बेसिकली अकर। जब भी वाटर जाता है क्लोरोप्लास्ट में, थायलाकोइड्स में, तो वाटर मौजूद है पहले से भी ना। तो लाइट की रोशनी जैसे ही थायलाकोइड पे पड़ती है, तो थायलाकोइड का क्या काम है, थायलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होने के नतीजे में दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, जो कि दो है, एक तो NADPH है और एक ATP है। जब ये दोनों के दोनों लाइट रिएक्शन में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बन गए हैं, तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं और स्ट्रोमा में चले जाते हैं। स्ट्रोमा अभी हमने बात की, एक फ्लूइड लाइक स्पेस है जो पूरे साइटो क्लोरोप्लास्ट में भरी हुई है। इस स्पेस में चले जाते हैं दोनों। इस स्पेस में अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि इन्वायरमेंट से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट के आने के बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। डार्क रिएक्शन में फाइनली जाकर शुगर बनेगा, और वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स आपको वापस जाते हुए थाइलाकॉइड में नजर आ रहे हैं, वो कौन है, ADP और NADP। मैंने आपको अभी बताया था कि ATP से जब हमें एनर्जी यूज करनी होती है, यूटिलाइज करनी होती है, उस ATP को तोड़ा जाता है और तब्दील हो जाता है ADP में। तो आपने क्लियरली यहाँ पर देखा कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड में सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाई गई, मतलब NADPH का मॉलिक्यूल बनाए गए और ATP के मॉलिक्यूल। जब ये एनर्जी आगे गई स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में जाकर काम हुआ फर्दर। फर्दर क्या काम हुआ, शुगर बनी, यानी ग्लूकोज जो असल काम था ना फोटोसिंथेसिस का, वो शुगर बनी। ये शुगर बनने की वजह से जो एनर्जी उन्होंने यहाँ पर दी है ADP, ATP और NADPH ने, वो एनर्जी यहाँ दे के वो तब्दील हो जाएंगे ADP में और NADP में, जो कि वापस जाएंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इसीलिए दोनों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे कि यहाँ से जा रहा है एनर्जी, वहां से घूम के एनर्जी देकर वापस थाइलाकॉइड में आ रहा है। तो ये यूज साइक्लिक मैनर में चलता रहता है, लाइट रिएक्शन भी डार्क रिएक्शन भी, और फोटोसिंथेसिस में दोनों रिएक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करें हम, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको जस्ट हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपको पता है क्लियरली फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक, यानी धागे, सॉरी धागे नहीं, थैलेनुमा मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जब थाइलाकॉइड के अंदर जो है ना, क्लोरोफिल का क्लस्टर्स मौजूद है। क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल मतलब बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और दूसरे भी पिगमेंट्स मौजूद हैं, और कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। तो ये क्लोरोफिल, दूसरे पिगमेंट्स, प्रोटीन, इन सब से मिलकर फोटोसिस्टम बनता है। फोटोसिस्टम क्या है, फोटोसिस्टम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जो कि लाइट को कैप्चर करने के काम करता है। ऑलराइट, लाइट रिएक्शन जो है वो यही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही हो रहा है। अब बात करते हैं गिरेना। गिरेना हम कहते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, जब बहुत सारे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स आपस में एक जगह लग जाते हैं तो वो गिरेना बना लेते हैं, ठीक है। गिरेना के इर्द गिर्द जो खाली जगह है, या आप यूं समझ लें कि जो स्पेस था, जो रीजन है, वो स्ट्रोमा कहलाता है। और स्ट्रोमा में कहा क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, द लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं। लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, और डार्क रिएक्शन को आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं इन एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। क्या होता है सिंपली, ये एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज टू ट्रैप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इनटू केमिकल बॉन्ड्स। मतलब
ये सिंपली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये दो तरीके से होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसको हम कहते हैं NADP। वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को और वो तब्दील हो जाता है NADPH में। यानी जब तक ये NADP था इसके अंदर कोई हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन जब हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये NADP तब्दील हो गया NADPH में। ऑलराइट, अब बात करते हैं AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो पहले तब्दील होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट तब्दील होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एटीपी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करवाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी बनते हैं और काम ये कहाँ आके करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एटीपी के मॉलिक्यूल काम करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज में ये सेल के काम करवा रही है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोर करता है और इसको इसमें से एनर्जी यूज करने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है। ओके नेक्स्ट। लाइट रिएक्शंस की अगर हम समरी देखें, बहुत सिंपल है। देखें, लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है। जो अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा उस थाइलाकॉइड में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब क्या है, लाइट रिएक्शन में होने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, वाटर मतलब H2O, लाइट एनर्जी जो सूरज से मिल रही है, थर्ड है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये तीनों चीजें लाइट रिएक्शन को होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट रिएक्शन का प्रोसीजर, सॉरी, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं, ऑक्सीजन, NADPH और ATP। ऑक्सीजन जो बन रहा है वो दोबारा इन्वायरमेंट में चला गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो बनता है वो यू समझिए वेस्ट है, वो प्लांट्स को उसकी नीड नहीं है। तो ऑक्सीजन बनता है लाइट रिएक्शन में जो कि प्लांट से निकल के चला जाता है इन्वायरमेंट में। बाकी की जो दो चीजें बच गई, NADPH का मॉलिक्यूल और ATP का मॉलिक्यूल, ये आगे जाके डार्क रिएक्शन में हेल्प करवाएंगे। तो ये दोनों की दोनों चीजें बनती हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बन रहे हैं और इस रिएक्शन को होने के लिए, इसको हम लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ये सूरज की रोशनी के बगैर यानी सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा कभी भी। ओके नेक्स्ट। डार्क रिएक्शन की अगर हम समरी देखें, अच्छा डार्क रिएक्शन के तीन चार नाम है। देखिए, डार्क रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह सकते हो, आप इसको केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। तो तीनों चीजें जो है ना, एक तीनों टर्म्स हैं जो हम डार्क रिएक्शन के लिए तीनों की तीनों टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डार्क रिएक्शन की अगर समरी की बात करें, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा जो साइड की कैविटी जो जिसमें फ्लूइड फिल्ड था उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा है। इसमें इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल को इजाद करने वाले यानी इस वाले बात मतलब डार्क रिएक्शन को जिसने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम था केल्विन बेंसन। तो इस यू समझ ले डार्क रिएक्शन को नाम भी दे दिया गया है कि जो है ना ये केल्विन साइकिल है। क्योंकि इसके इजाद करने वाले या इसको डिस्कवर करने वाले का नाम है केल्विन बेंसन। ओके, अब केल्विन साइकिल में या फिर आप यूं बोलो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, NADPH इस्तेमाल हो रहा है एज वेल एज ATP इस्तेमाल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तीनों चीजें क्यों इस्तेमाल हो रही है आप मुझे ये बताएं। बिकॉज फर्दर क्या करना है, डार्क रिएक्शन में शुगर बनेगी। क्योंकि लाइट रिएक्शन में जब NADPH बना और ATP बना, वो इसलिए तो बना कि फर्दर जाकर वो डार्क रिएक्शन में शुगर बनाए, जो कि असल चीज है फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें ये चीजें इस्तेमाल हो रही है। बन क्या रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये तीनों एटम्स यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इतने इतने एटम्स मिलके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, सिंपली ग्लूकोज इज मोर स्टेबल and can store up to 100 times more energy than NADPH and ATP। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर एनर्जी यूं समझ लें कि आ तो सनलाइट से रही है, सूरज की रोशनी से, लेकिन उससे जो बना रहा है ना प्लांट ग्लूकोज, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी रखने वाला एक मॉलिक्यूल है। यानी 100 गुना ज्यादा एनर्जी रखता है ग्लूकोज अपने अंदर। ग्लूकोज, अच्छा डार्क रिएक्शन में क्या फर्क है लाइट रिएक्शन में,
लाइट रिएक्शन में एनर्जी चाहिए थी, डार्क रिएक्शन में एनर्जी की नीड नहीं है। ये बगैर सॉरी 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 मिस्टेकनली मैंने आपको एनर्जी बोल दिया। डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं चाहिए होती, जबकि लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए होती है एनी हाउ। ऑलराइट, तो ये चीज है, तभी हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई कि डार्क रिएक्शन का मकसद ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रहा है। ओके, वालेकुम अस्सलाम शहजाद। ओके, डार्क रिएक्शन का मकसद ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रहा है। इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं कि ये रात में हो रहा है या ये अंधेरे में हो रहा है, ये वाला नहीं। इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब एनर्जी के बगैर ये हो जाता है। यस, यू कैन आस्क। ओके, ऑर्गेनिजम्स What is that dark? What is dark reaction? sorry, I can't understand. What are you saying, Shahzad? What is dark reaction? डार्क के बारे में हम बात करें। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में होने वाला सेकंड स्टेप पे डार्क रिएक्शन में शुगर बनती है। शुगर मतलब कौन सी शुगर? ग्लूकोज। आपने हमेशा सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। वो जो हम खाना सुनते आए हैं बचपन से, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं ना, तो वो खाना जो है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है जो प्लांट बनाते हैं। ये ग्लूकोज जिस स्टेप में या जिस रिएक्शन में, या आप यूं बोलो जब बनता है, इसके बनने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ओके, सो Okay, मैं ma'am. आपको ओके उसके बाद मैं आपको बता रहे थे कि ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। और तमाम ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट खाते हैं वो इनडायरेक्टली इस एनर्जी को जो है ना ग्लूकोज से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, हम एनिमल्स की अपनी बात करते हैं। प्लांट सूरज की रोशनी से कितना फायदा ले रहे हैं, डायरेक्टली वो उससे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। पर हम तमाम जानदार यानी कि हम लोग एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी, हम सूरज की रोशनी को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करते। हमारे अपने ऊपर की बात कर रही हूँ मैं कि हम अपने लिए इसको डायरेक्ट फायदेमंद हमारे लिए शायद इतना नहीं है जितना प्लांट्स के लिए है। तो हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को यानी जो सूरज से आने वाली एनर्जी है उसको इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? हम क्या करते हैं, हम पौधे खाते हैं, यानी हम वेजिटेबल खाते हैं। और कोई भी चीज जो पौधों को खाएगी, जाहिर सी बात है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी एनर्जी उसके अंदर आती है। जब हम उसी को ही खाएंगे तो वही एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये तरीके कार है, हम इस तरीके से आप यूं कह सकते हो कि हम इस्तेमाल करते हैं सनलाइट को। ओके, नेक्स्ट। ओके, फोटोसिंथेसिस की समरी चार्ट अगर देखी जाए, यानी किस तरीके से काम हो रहा है, देखिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने याद रखनी है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो वो दो चीजें बनाते हैं। एक तो ग्लूकोज बनाते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है प्लांट को। बाकी रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है C6H12O6। ये जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये प्लांट फिर अपने आगे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और ये प्लांट का बहुत बहुत अहम, यूं समझ लो प्लांट का भी नहीं, हम सब का भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक अहम मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जो कि प्लांट ने सूरज की रोशनी से बनाया है। अब नीचे आप एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर दो रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को आप केल्विन साइकिल कह सकते हो, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया, इस साइकिल के बारे में केल्विन ने बताया था, इसलिए उन्होंने इसको अपना नाम दे दिया। जबकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो उसका फोटो सिस्टम कह सकते हो, क्योंकि उसमें इस्तेमाल हो रही है लाइट, इसलिए। ओके, लोकेशन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। रिएक्टेंट्स की बात करें, कौन सी चीजें हैं जो लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही है? सनलाइट, वाटर, ठीक, ऑलराइट। और डार्क रिएक्शन में कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही है? ATP, NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड।
बात करते हैं प्रोडक्ट की। लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारे पास? तीन चीजें हमारे पास बननी है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स, NADPH के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, बाकी बच गया एटीपी और NADPH। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी जो डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो आप यूं समझ लो, पहले लाइट रिएक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन होगा तभी जाके डार्क रिएक्शन होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फोटोसिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट। All right. Before ending the class, I have an animated video for you all. Hope you will enjoy this. हम उसके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। जनरली जो हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा है उसी के बारे में एक वीडियो है, और उसको वॉइस ओवर में कर रही हूँ। उसमें आपको जो क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर फर्दर बात करेंगे। We are sharing a video on your screen. You can see that we are gonna see the amazing process of photosynthesis that occurs in plant. थोड़ा वीडियो की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, बट यू कैन सी, आई थिंक आपके लिए इतना तो विजिबल होगा कि आप इसको समझ सकते हैं फर्दर। अच्छा, यहाँ पे आपको सिंपली बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात है तो ऑफ कोर्स प्लांट्स को ही दिखाएंगे क्योंकि प्लांट्स में होने वाला है। अब ये प्लांट्स के बारे में डिटेल एक चीज दिखा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ये आपको प्लांट की रूट्स नजर आ रही हैं, और इसमें ये जो इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स हैं, दैट दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। रूट्स क्या करते हैं? इस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल फिर स्टेम में ऊपर ऊपर जाकर और बाकी के पार्ट्स में चला जाता है प्लांट के, जैसे लीव्स में चला गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लीव्स के अंदर पानी चला गया है। इसके अलावा लीव्स पर पड़ रही है लाइट एनर्जी जो कि सूरज से मिल रही है। ये लीफ है, और लीफ के अंदर क्या पड़ती है? जब लाइट एनर्जी पड़ती है तब जाकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है। फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स के अंदर। लीव्स के ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं लेमिना, जो इसके ऊपर कवरिंग है, और ये लीफ जुड़ा हुआ जिस जगह से है उसको हम कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लीव्स के इंटरनल हम जाके देखें, लीफ का क्रॉस सेक्शन करके देखें, तो लीव्स अंदर से कुछ इस तरीके का नजर आएगा। आप ऊपर सबसे ऊपर वाली चीज की अगर हम बात करें, वो क्या है? ये अपर लेयर है लीव्स की, जिसको इसके अंदर ये जो लाइन से स्क्वायर शेप में लगे हुए हैं, ये सेल है, प्लांट सेल है। इसके अंदर से ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल के अंदर लगा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद ये जो है ना, सेल्स के दरमियान एयर स्पेसेस यानी थोड़ी खाली खाली जगह है जहां पर मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते हैं। ये बीच में ट्यूब्स है जहां से पानी आ रहा है। अभी अभी हमने देखा रूट से पानी जो आया है वो इन पाइपलाइंस के जरिए आया है, और इन पाइपलाइन से ये पानी चला जाएगा सेल में। ये जो है ये स्टोमेटा पे लगे हुए दो गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना होता है लीव्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर गया रूट से और कार्बन डाइऑक्साइड चले गए इन्वायरमेंट से। दोनों के दोनों वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अब जाएंगे प्लांट की सेल के अंदर, और प्लांट के सेल के अंदर चले जाएंगे ये क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होने वाला है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स चले गए, वाटर के भी और कार्बन डाइऑक्साइड के भी। अब इस क्लोरोप्लास्ट पे क्या पड़ रही है आप क्लियरली देख सकते हैं, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ रही है। ओके सर, प्लीज प्ले द अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। So this is the second part of the video. The video is divided into half parts. Okay, let's continue. तो हम बात कर रहे थे कि जब इस क्लोरोप्लास्ट पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फर्दर जाकर अब स्टार्ट होगा लाइट रिएक्शन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो निकल रहे हैं, और ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपली क्या होगा, इस क्लोरोप्लास्ट से निकलकर और फर्दर आगे जाएंगे। और इस प्लांट्स के आपको ये वाला जो ट्यूब नजर आ रहा है, ये ट्यूब्स हैं फ्लोएम ट्यूब्स, और ये स्टोमेटा है जिसमें से ऑक्सीजन जो है ना बाहर निकल रहा है, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के पूरे मॉलिक्यूल्स जो है ना डिस्पर्स हो गए, एक तरीके से फैल गए हैं।
यहाँ पे आपको ये पर्पल कलर का मेंशन कर रहे हैं, ये फूड है, यानी जो फोटोसिंथेसिस का की वजह से जो ग्लूकोज बना है ना, वही चीज है जो आगे जाकर ट्रांसफर हो गई है पूरे के पूरे प्लांट में। तो अगर समझने की बात की जाए तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपली थ्रू फोटोसिंथेसिस। आप बेशक स्क्रीन ऑफ कर दें। सर हुसैन जी जी। सर, you can stop the video. Learners, so this was all about the photosynthesis. The main processes that occurs in photosynthesis. Yeah, the main events of photosynthesis is just two, the light reaction and the dark reaction. Hopefully आपको clear हुए होंगे ये points, और मजीद फोटोसिंथेसिस में या इससे रिलेटेड हो कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो लेक्चर ऑफ करने से पहले मैं एक आंसर कर दूं। मुझसे एक क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस में बन रहा है देन ऑल अदर बायो कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेयर दिस कम्स फ्रॉम। देखें सिंपली क्या है कि जो मिनरल्स वगैरह आएंगे या जो भी चीजें आएगी, अब क्या होता है प्लांट्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें तो प्लांट्स मिट्टी से एब्जॉर्ब कर रहा है, हम प्लांट्स को खाद वाली मिट्टी देते हैं, लाइक वो जो फर्टिलाइजेशन हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं सॉइल के अंदर, उससे प्लांट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। तभी तो हम प्लांट को खाद देते हैं इसलिए ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो। अच्छी ग्रोथ कब होगी? जब उससे अच्छे मिनरल्स और सारी चीजें मिलेंगी, वाटर प्लांट के अंदर मिल रहा है। जबकि दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो तो ऑलरेडी सेल्स के अंदर मौजूद है। अपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर पढ़ा होगा यकीनन, तो आपने उसमें देखा होगा कि एटम्स, एटम्स आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अराउंड अस। एटम्स जब कंबाइन हो रहे हैं, एटम्स बहुत सारे रहेंगे। एटम्स के एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें। तो देयर आर 6 बायो एलिमेंट्स, बेसिक बायो एलिमेंट्स। दिस आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। जब ये 6 के 6 बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना। अब सिंपली क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास 4 है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, विटामिन है। तो ये सारी की सारी चीजें नेचुरली तौर पे प्लांट के अंदर पाई जा रही है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के अंदर ना, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्लांट्स के सेल्स के अंदर बाकी चीजें ऑलरेडी बन जाती हैं, प्लांट्स के अंदर नेचुरली तौर पे ग़िज़ाइयत इतनी होती है। ग्लूकोज से प्लांट, ग्लूकोज अब जो बना है फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, इसी ग्लूकोज को तोड़ के प्लांट अपने एटीपीज जो है ना बनाएगा, उस एटीपी से आगे के काम करेगा। तो एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, दूसरी चीज से फिर कोई और चीज बन रही है, ऐसे करके प्लांट अपनी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। जाहिर है प्लांट कुछ और खाता तो नहीं है, प्लांट यकीनन जो भी चीज है वो अपने अंदर सेल्फ सिंथेसाइजिंग कर रहा है। जैसे ग्लूकोज प्लांट ने खुद बनाया, एज इट इज इसी तरीके से प्लांट्स अपना प्रोटीन खुद बना रहा है, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स या विटामिन जो चीजें हैं वो तमाम की तमाम प्लांट को अपनी सॉइल से मिल रही है, और इन्वायरमेंट से उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो मिल रहा होता है। तो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर मौजूद है। होपफुली this answer will help to clarify your concept. If you still have any confusion, you can ask. Definitely I will answer you again. Thank you so much. Allah Hafiz.